हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका इंतज़ार आज होता है ख़त्म। और आज मैं आपको पहली वीडियो लेके आया हूँ महामैराथन की और विज्ञान कक्षा 10वीं की। और इसमें आपको सारे PYQ मिलेंगे, पिछले साल की जितने भी प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस हो गए वो सभी मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके साथ आपको मिलेंगे। यानी इस साल आपको बेनिफिट होने वाला है कि इस बार आपके पास सीरीज़ें तो है पर इस बार क्वेश्चन जो है शफल्ड नहीं हो गए। तो पिछले जितने भी 5-6 सालों के क्वेश्चंस है MCQ वगैरह वो मैंने सारे आपके लिए लाए हैं। और इस बार जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए वो 16 क्वेश्चन जो है MCQ बनेंगे। तो वो 16 क्वेश्चन जो है आपके वो बिल्कुल आपको फ्री है। आप ये पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको उतारिए, समझिए कि कैसे सॉल्व किए हैं। और उसके बाद इससे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके पेपर में बनेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, कॉपी पेन हाथ में लीजिए, समझ के अच्छे से पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस को उतार लीजिएगा। अगर पॉसिबल हो सके उतार लीजिए क्वेश्चंस को, नहीं तो आप वीडियो बार बार देख के भी ये क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पूरे बुक में से क्वेश्चंस डाले हैं। और ये ज़्यादातर जो है जो PYQ है ये हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हैं, यानी HP बोर्ड से आपके हैं। यानी क्लास 10 जो HP बोर्ड के है उसके जो है PYQ है। वैसे ये इसमें कोई भी बोर्ड देख सकता है क्योंकि साइंस NCERT जो सबके लिए सेम लागू होती है। पर PYQ जो है मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लाए हैं वो क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चन पेपर को उठा के लाए और कुछ मॉडल पेपर को उठा के लाए हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो पूरी देखिए, भले ही थोड़ा 2x में देख लीजिए, आपका फ़ायदा रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टीचर नहीं है तो वो भी अच्छे से देख सकते हैं और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए, तो अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसकी जितनी भी ये PDF है पूरी की पूरी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन। तो क्या आप रेडी है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस जितनी भी ये पूरे 100 क्वेश्चन से हो सकता है वीडियो लंबी जाए, तो आपने ध्यान से और पैशंस रखना है थोड़ा सा और बने रहना मेरे साथ। इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी। बहुत मेहनत लगी है, हो सके पॉसिबल हो सके बेटा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िएगा। स्टूडेंट्स परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म ए एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एक छात्र एल्युमिनियम और क्लोरीन से एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए एक प्रयोग करता है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करता है। एल्युमिनियम और क्लोरीन को मिलाकर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, किस किस को मिलाकर? एल्युमिनियम और क्लोरीन को मिलाकर। हमें बैलेंस इक्वेशन देखनी है, बस इसमें कुछ नहीं है। बैलेंस इक्वेशन आपने लोगों ने सीखी होगी। ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज केमिकल इक्वेशंस इज इन रिएक्शन। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो दे रहा है, सही इक्वेशन दे रहा है। तो देखिए, पहली बात है कि जो भी आपको देखो एल्युमिनियम क्लोरीन से यहाँ रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम क्लोरीन, तो पहली वाली रिएक्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 2 यहाँ नहीं लगेगा, पहले लग सकता है। तो बैलेंसिंग इक्वेशंस है ज़रूर, तो ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एल्युमिनियम के पास अगर एल्युमिनियम और क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं तो पहली बात याद रखनी है, आपने 9th क्लास में सीखा होगा, इसके ऊपर 3 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। इसका चार्ज इसको जाता है, इसका चार्ज इसको जाता है, यानी क्या बनने वाला है? एल्युमिनियम Cl3 बनने वाला है। तो बैलेंस करके जो भी क्वेश्चन सही आ रही होगी उसको देखते हैं, यानी हमारे पास ये बनने वाला है एल्युमिनियम और क्लोरीन को जोड़कर। तो फिर हम बैलेंसिंग देखेंगे किसका बैलेंसिंग सही है। तो देखिए, क्लोरीन हमारे पास 2 है, तो क्लोरीन एल्युमिनियम कौन सा सही रहेगा देख ली। तो आपके पास अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें ऑप्शन जो C है वो बिल्कुल राइट है। मैंने यहाँ पे नीचे भी आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 एल्युमिनियम है, ठीक है, +3 क्लोरीन है, Cl3 है। ठीक है, आगे जाके जो बैलेंसिंग हो गया वो क्या बनेगा? 2AlCl3। ठीक है, तो इस पे पूरे आंसर दिए हुए हैं अच्छे से, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। तो अगर आप बैलेंसिंग देखेंगे तो C वाला ऑप्शन जो बिल्कुल, C वाला जो ऑप्शन है आपके पास वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, लैक्टिक एसिड किस में मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपके पास 10 सेकंड है। वीडियो पॉज कर लीजिए और ऑप्शन में मुझे उसमें ऑप्शन छाटिए और मुझे आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका दही। दही में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कर्ड में, कर्ड को क्या बोलते हैं, दही, कर्ड में आपका क्या पाया जाता है, आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। ऐसा नॉन मेटल आपने बताना है जो खाद्य सामग्री को क्या करता है, सुरक्षित करता है, मतलब बचाता है, सड़ने से बचाता है। ठीक है, खराब होने से बचाता है। खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु का आपने नाम बताना कि ऐसी धातु कौन सी है जो प्रयोग की जाती है। तो आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह थैली हुए उसमें हवा भरी होती है, तो हवा ऑक्सीजन नहीं होती है, वो जो गैस होती है बेटा वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यहाँ नीचे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो चिप्स की थैलियाँ होती है, क्वेश्चन भी शायद इसमें है, डाला है मैंने, जो चिप्स की थैलियाँ होती है ना बेटा, उसमें भी जो आपकी चिप्स की थैलियाँ है, आपके कुरकुरे है, जितने भी पैकेट है, जो फूड मटेरियल्स आते हैं, उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो उसमें, इसलिए उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन उसके अंदर चली गई, हवा अगर उसके अंदर चली गई, तो भोजन जो है, वो जो पैकेट का जो है इसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन। ए कार्बन कंपाउंड जिसमें कंटेन है 2 एटम्स ऑफ कार्बन, विच नेम शुड द कार्बन कंपाउंड वेयर। तो उसका नाम क्या होगा, एक कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, कार्बन यौगिक का नाम क्या होगा। तो देखो, कार्बन में 2 कार्बन यौगिक है, कार्बन के 2 ऐसे यौगिक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अब इसका नाम क्या होगा, ए कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ ए कार्बन, 2 एटम ऑफ कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा। देखो, ब्यूटेन होगा, इथेन होगा, मीथेन होगा या प्रोपेन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपने, अगर एक कार्बन होता है, अगर एक कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं हम इथ। ठीक है, एक कार्बन होगा तो कितना, क्या नाम होगा, इथ। 2 कार्बन होगा तो मिथ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 कार्बन होगा तो बोलेंगे मिथ, उल्टा हो गया थोड़ा वो, और 2 कार्बन हो गए तो क्या बोलेंगे, इथ। 3 हो गए तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, 4 हो गए तो ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा आगे आगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 2 कार्बन बोले तो इथेन, इथेन होगा इसका आंसर, क्या होगा, इथेन। अब देखो, जैसे ये 4 है, तो ये ब्यूटेन जो होता है वो 4 कार्बन के लिए होता है, ये ध्यान रखना, 4 कार्बन के लिए। ये 2 कार्बन के लिए हो गया, और मीथेन 1 कार्बन के लिए हो जाएगा। प्रोपेन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप 3 कार्बन के लिए, और जो आपका प्रोपेन है वो 3 कार्बन के लिए होगा। तो अभी के लिए क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छा पढ़ा है आपने, प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, कथन नीचे दिए गए, ध्यान से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने, ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। आप आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरी क्या स्टेटमेंट है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइटर देन इंसिडेंट लाइट। परावर्तित प्रकाश जो है आपतित प्रकाश की तुलना में कम चमकीला होता है। तीसरा जो है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। आपतन और परावर्तन कोण का योग 90 डिग्री से अधिक होता है। और तीसरी चौथी जो है स्टेटमेंट लास्ट, द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल। आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद असमान कोणों पर विचलित होती है। तो देखिए, इसमें ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाला नहीं हो सकता, और वो 90 डिग्री से अधिक भी नहीं हो सकता, दोनों का सम। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर हो सकता है पर 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट गलत है। वैसे ये अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक भी है ये, पर हमें एग्जैक्टली इसमें देखना जो बिल्कुल सही है वो आपके पास ये हो जाती है, ये वाली, पहले वाले बिल्कुल सही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया गया है,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है आई, वो एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। इस तरह से भी आपके पास आ सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ आई ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। मतलब मानव आँख के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये तो आपको बहुत आसान आ जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है रेटिना। रेटिना पे जो है जो भी हम चीज़ें ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं उसकी जो इमेज हमें दिख रही है वो कहाँ पे बन रही है, आँख पे, रेटिना पे बन रही है। अच्छा, इसी में मैं आपको क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। जो कॉर्निया है वो दान किया जाता है, दान किया जाता है। मृत्यु के बाद अगर किसी ने अपनी आँख को दान करना है तो आँख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। जो पुतली होती है बेटा, पुतली क्या करती है, आँखों के अंदर जो लाइट होती है, आँख में प्रकाश को जो है क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, प्रकाश कितना जा रहा है आँखों में उसको नियंत्रण करती है, ठीक है ना। और आइरिस जो है आँखों के जो कलर होते हैं, ठीक है, आँखों के जो कलर होते हैं, ठीक है, आँख के कलर जो होते हैं, कलर, ठीक है, उनको उनका जो कलर होता है अलग अलग, कईयों का भूरी आँखें होती है, कईयों की नीली आँखें होती है, तो वो किसके कारण होती है, वो आइरिस के कारण होती है, परितारिका बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपने याद रखने हैं सारे क्वेश्चन इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है यानी विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसके ऊपर करती है वो। ठीक है, तो देखो प्रतिरोधकता जो है यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है, हमने सीधा सीधा अगर आपने अच्छे से डिटेल से पढ़ा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर वैसे बेटा डिपेंड करता है, पर आपके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, एक करता है ये टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा करता है ये नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, मटेरियल मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, जो तार है, कोई भी तार है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर और डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर कि वो किससे बना है। ठीक है, तो याद रखना आपने किस 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 पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और मटेरियल। मटेरियल मतलब वो किस चीज़ से बनी हुई है, तार जो किस चीज़ है, और उसका तापमान के ऊपर निर्भर करती है। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, इसके हिसाब से यहाँ पे देखो लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, तापमान यानी टेम्परेचर के ऊपर, और करेगी मटेरियल के ऊपर, ठीक, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको कोई दूसरा यही क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन आपको टेम्परेचर डाले, तो टेम्परेचर भी इसका आंसर हो सकता है। थिकनेस बिल्कुल भी नहीं हो सकती, शेप बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो नेचर ऑफ मटेरियल दिया है, यानी पदार्थ की प्रकृति दी है कि पदार्थ किस पदार्थ से वो मटेरियल बना हुआ है। अगर इस ये ऑप्शन ना होकर आपके पास यहाँ पे क्या होता, टेम्परेचर होता, तो भी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो दोनों ही सही हो जाते, फिर तीसरा जो ऑप्शन होता दोनों सही, और चौथा जो ऑप्शन होता वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता, नन ऑफ दीज होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ का जो आंसर है वो नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। इस अगर ये नहीं हुआ तो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर भी आपको दिख जाए तो बिल्कुल सही, या तो ये ऑप्शन होगा या ऑप्शन में ये होगा, तो ध्यान रखना है इन सब के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ये वैसे न्यूमेरिकल अब मुझे नहीं लगता कि ये उसमें आएगा, पर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, तो हो सकता है इस बार भी आपको आए। ठीक है, तो इसको आपने साथ साथ उतार लेना जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operate on a 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब एक क्या है, अब हिंदी में समझ लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब की रेटिंग जो है 220 वोल्ट और 100 वाट है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना है, विभवांतर जो है वो कितना है, 220 वोल्ट है, और जो पावर है वो कितनी है, वो 100 वाट है। ठीक है, तो इसने बोला कि उसकी कितनी पावर होगी अगर उसको हम 110 पोटेंशियल, विभवांतर उसका 110 हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 110 हो। तो सबसे पहले हमें इसमें जो दिया नहीं है हमारे पास, जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो देख लीजिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस देखना है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा V² बटे P। ठीक है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है,
यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर दे रखी है। पहले वाले में देखो ये पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और ये यहाँ पे हमारे पास ये पावर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट और हमारे पास यहाँ पे पावर दे रखी है कितनी 100 वोट, ठीक है, वोल्ट और वोट। अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, तो वी का स्क्वायर यहाँ लगा लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आपके पास कितना आ जाएगा P, ठीक है। पावर नीचे आ जाएगा, रेजिस्टेंस हमने निकाला क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं दिया है, तो 220 का होल स्क्वायर आ जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा ये 100 वाट, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 484, ठीक है, 484 ओम, 484 ओम। ओम आपने सिंबल लगा देना पीछे ऐसा वाला सिंबल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ तक उतार लिया होगा आपने, होप सो, ठीक है। कितना है आपके पास, जो आपके पास अब जो पावर आई, पावर कितनी आ गई आपके पास 484 ओम आ गया, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टेंस जो आ गया आपके पास वो 484 आ गया, कितना आ गया 484, 484 ओम आ गया। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज़ करना है, ऐड कहाँ पे 110 वोल्ट पे। जब आप 110 वोल्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर। तो जब आप 110 आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस 484 दे रखा है, तो आपके पास इसका जो आंसर बनेगा बेटा, आंसर जो आप जब सॉल्व करेंगे इसका, तो आपके पास बनेगा 25 वॉट, 25 वॉट आपका इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको, साथ साथ आप उतार दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्ट इन द, ठीक है, ये तो आठवीं का क्वेश्चन है, आपकी किताब में भी दिए हुए, ठीक है, 8वीं से पढ़े आपने। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, स्यूडोपोडिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका जो फूड डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ये भी सबको क्वेश्चन आता है आपके, सीधे सीधे बुक का क्वेश्चन है। तो उनको क्या कहा जाता है, दो न्यूरॉन के बीच का अंतर, मतलब उनके बीच जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज स्नैप्स, उनको क्या कहा जाता है स्नैप्स, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर कंटेन, एंथर में क्या कंटेन होता है, एंथर्स पराकोश में होते हैं, क्या होते हैं पराकोश में, बताइए, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो साथ साथ आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल इन ए फूड चेन इज, एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक बहने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन और लास्ट चैप्टर का आपके पास है। तो कितना प्रतिशत है उसका, जब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल में कोई जाता है तो कितना एनर्जी जो है वो उसमें डिफरेंस आता है, तो 10% का डिफरेंस बनता है उसमें, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो आपने रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ बताना है कि जो रेस्पिरेशन है मतलब श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की है, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपीय। कैसी है बेटा, ऊष्माक्षेपी। देखो ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिसमें एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट में क्या है, इसमें रिडक्शन ऊष्माक्षेप शोषी क्या होती है, ऊष्मा देनी होती है इसमें, इसमें ऊष्मा देनी होती है, देनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपके पास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग ए इंडाइजेशन, अगर आपको क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो अपच हो जाती है, इसको बोलते हैं हिंदी में अपच, अगर हो जाए आपको तो उसके लिए क्या चीज़ दी जाती है, ठीक है, क्या चीज़ दी जाती है, तो देखिए एंटीबायोटिक दी जाती है या एनालिसिस दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है, एंटीसेप्टिक दी जाती है, तो इसके लिए क्या दी जाती है, एंटा एसिड, क्योंकि आपको एसिडिटी हुई तो एंटा एसिड दी जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटासिड। एंटासिड कौन सा होता है, जैसे आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीश हो गया, MG
OH टॉयस हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, या आपको जिंक कार्बोनेट, ये भी एक प्रकार का एंटा एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी दिया जाता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और ये जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैलेमाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ZnCO3 को, जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन सॉल्यूशन कहा जाता है, कैलेमाइन सॉल्यूशन, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हमें, अगर कोई हमारे पास आयरन की वस्तु है या आयरन का फ्राइंग पैन है, तो उसको हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए आपके पास, अप्लाइंग ग्रीस, ठीक है, अप्लाइंग पेंट लगाने पर, या अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तीन मेथड दिए बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन विद मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला C2H6 हैज़। अब इथेन जो है, देखो इसमें कितना है C2, अब उसमें कितने आणविक सूत्र है, उसमें कितने जो है बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड निकालने का तरीका कैसा है, देखिए ध्यान से देखिए, इथेन ऐसा होता है, अब इसमें मैं कार्बन हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ऐसे हाइड्रोजन मैंने जोड़ दी, बस आपने हाइड्रोजन जोड़ने में मतलब इस तरह से बनेगा, अगल बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, नीचे यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हर जगह हाइड्रोजन। आपने क्या देखना कि उसके अगल बगल कितने हाइड्रोजन लगे, वो बॉन्ड गिनने, ठीक है, आपने क्या गिनना, वो बॉन्ड गिनने, ठीक है ना। तो देखिए, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड, ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास सातवां बॉन्ड। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है आपके पास, जितने भी सिंगल बॉन्ड लगे होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे। तो इसमें कितने बॉन्ड बन रहे, दो कार्बन के बीच, 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें कितने बॉन्ड है, 7, तो 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन है P=4F, P=2F, P=1/2F, P=1/1/F। तो हमें पता है जो पावर ऑफ लेंस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकल लेंथ का, ठीक है, फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P=1/F। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बन जाते हैं 2 नंबर के लिए, तो ये विशेष ध्यान रखना, आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F, ठीक है। और जो पावर का यूनिट होता है, वो होता है डायोप्टर, ये भी आपने ध्यान रखना, ये क्वेश्चन शायद इसमें आगे होगा। नेक्स्ट, ट्विंकल ऑफ स्टार, तारे जो टिमटिमाते वो किसके कारण टिमटिमाते, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, या डिस्पर्जन के कारण, या स्पेक्ट्रम के कारण। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसका यूनिट है। देखो किलोवाट आर दिया हुआ है, ठीक है, वॉट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है किसका है, एनर्जी का होगा, किसका होगा, एनर्जी का, किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये यूनिट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए आंसर इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जूल होता है, हेनरी होता है, वॉट होता है, या एम्पेयर होता है। तो करंट का क्या होगा, एम्पेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, ठीक है। अब जो मनुष्य गुर्दे किस प्रणाली का हिस्सा है, मनुष्य जो गुर्दे होते हो किसका काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन का करता है, सर्कुलेशन का करता है, यानी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, या परिसर्जन। तो हमें पता है कि किडनी जो है वो उत्सर्जन का काम करती है, यानी एक्सक्रीशन का काम करती है, वो गंदी चीज़ों को बाहर निकालता है ब्लड से, यानी ब्लड को प्योरीफाई करता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। ये भी सीधे सीधे आपकी किताब से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन सा इसमें से, तो आपको ये पता है कि पादप हार्मोन इसमें से साइटोकिनिन है, ठीक है ना, साइटोकिनिन है, तो राइट आंसर इज डी। इंसुलिन ह्यूमन का है, ये भी ह्यूमन का है, ये भी ह्यूमन का है, ये तीनों जो है ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो और जो साइटोकिनिन है ये किस में पाया जाता है, आपके प्लांट में पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू
बडिंग्स। अब मुकुलन के माध्यम से लैंगिक प्रजनन किससे होता है, मतलब मुकुलन विधि से जो है वो कौन प्रजनन करता है, कौन रिप्रोडक्शन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। अच्छा, अमीबा किससे करता है आपको पता है, ये फ्यूजन से करता है, फ्यूजन से करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम जो है आपको पता है ये फ्रेगमेंटेशन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी थोड़ा स्टेप लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे से बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट एज ए फूड चेन, इसमें से कौन सा जो है सही खाद्य श्रृंखला दे रखी है आपके पास, सही से कौन सा है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, देखो ग्रास को गॉट खाता है, गॉट को ह्यूमन खाता है, ग्रास को कौ भी खाती है और एलिफेंट नहीं खाता है कौ को, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। पहले वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ग्रास बीट को थोड़ी ना खाएगा, या वीट ग्रास को थोड़ी ना खाएगा, या मैंगो इसको थोड़ी ना खाएगा। तो ग्रास को कौन खाता है, गॉट, और गॉट को कौन खाता है, ह्यूमन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपने बताना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, ये ऐसा है, अगर आपके पास ऐसा भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास सीधा यहाँ पे एरो दिया होगा और उसके ऊपर ऐसा सिंबल दिया हुआ है। अगर आपके पास ये ट्रायंगल का साइन दिया है इसका मतलब होता है हीट, तो मैंने यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। अगर आपके पास एरो के ऊपर भी ऐसे ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, हीट है। आपने बताना इसमें से कि कैसी रिएक्शन है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो टूट कर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए ध्यान से देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपोनेंट था, वो टूट के किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया। तो देखो ये टूट गया, टूटने को क्या बोलता है, अपघटन, अपघटित हो गया, मतलब टूट गया, टूट गया मतलब डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ध्यान रखना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ए ब्लीचिंग पाउडर। अब ऐसा आपने बताना उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ उपचार करने पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो ऐसा कौन सा है जो क्लोरीन के साथ मिलकर ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो कौन सा इसमें से, जिप्सम है, स्लेक्ट लाइम है, क्विक लाइम है, या लाइम स्टोन है। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन सही, स्लेक्ट लाइम होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH टॉइस, यहाँ पे टॉइस होगा, ध्यान रखना, CaOH टॉइस, ठीक है। तो अगर हम ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगर विशेष ध्यान रहे कि अगर हम क्लोरीन को किसके साथ ट्रीट करें, यानी क्लोरीन को हम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, यानी कैल्शियम CaOCl2 मिलेगा हमें, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट। ध्यान से देखना क्वेश्चन, ध्यान नॉन मेटल पूछा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक अधातु पूछी गई है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है आपके पास, ब्रोमीन, ध्यान रखना, ब्रोमीन जो है वो किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में। अगर आपसे मेटल पूछे कि मेटल ऐसी कौन सी है जो किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो वो मरकरी होती है। कौन सी होती है बेटा, मरकरी, मरकरी माने पारा, पारा जो है आपकी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कुकिंग, जब आप कुकिंग कर रहे होते, ठीक है, इफ़ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट, अगर मान लो आप पका रहे हो खाने से तो नीचे का वाला भाग जो ब्लैक एंड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, खाने बनाते समय यदि बर्तन का निचला हिस्सा जो है वो बाहर से काला हो जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब नीचे से बर्तन काला हो ही जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या मतलब है इसका, साइंस के इससे क्या है इसका, द फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, कि भोजन पका नहीं है, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, कि जो फ्यूल है जो जला रहे आप जिसके ऊपर आपने रखा है पकाने के लिए, क्या वो कम्प्लीटली उसका जो है नहीं जल रहा है, ईंधन जो कम्प्लीटली नहीं जल रहा है। फ्यूल इज़ वीट, ईंधन गीला है, या द फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीट, या ईंधन कम्प्लीटली जल गया है। तो ये चीज़ आपने विषय ध्यान रखनी कि जब भी धुआं आता है ना, तो धुएं का अर्थ यही होता है कि जो आप जला रहे हैं चीज़ वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रही है, कम्प्लीटली अच्छे से जो है वो जल नहीं रही है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसके कारण वो कार्बन स्मोक छोड़ता है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी वो लकड़ी है या फिर गैस है या स्टोव है जिसके ऊपर भी खाना पका रहे होते हैं हम, तो नीचे से जो काला हो जाता है
जो काले जो पदार्थ होते हैं वो कार्बन होते हैं, वो किसकी वजह से निकलते हैं, अनबर्न पार्टिकल होते हैं, मतलब बिना जले हुए पार्टिकल होते हैं। तो ये इसका जो आंसर सही होगा होगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। रियर व्यू क्या होता है, जो पीछे को देखना, आपने ड्राइवर देखा होगा तो ड्राइवर के अपने सामने वो शीशे के सामने के वो रखता है, मिरर रखता है, ठीक है, ताकि वो पीछे की गाड़ियों को देख सके। तो मिरर कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, कनकेव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। सफ़ेद प्रकाश उसके 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा प्रिज्म में, रेनबो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो अगर आप वाइट लाइट यहाँ से जाती है तो 7 कलर में नीचे ये आने लगती है, 7 कलर नीचे निकलने लगते हैं, ठीक है। यानी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रेनबो। रेनबो आपने देखा होगा, जब रेनबो निकलता है तो उस सूर्य की किरणें पड़ी और सूर्य की किरणें जो है 7 रंगों में विभाजित होगी। तो इस जो प्रोसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, स्प्लिटिंग। तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, डिस्पर्जन, विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्जन। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लेनी, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूनिट से बनेगा आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका, ओम मीटर। क्या होगा बेटा, ओम मीटर, ऐसा दिया होगा ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा लिखा हुआ है तो ये थोड़ा मिस्टेक है, ओम मीटर इस प्रकार से दिया होगा यहाँ पे, ओम मीटर, ठीक है, ऐसे ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। ये ऊपर क्या था, ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये है बेटा प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, और नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, ओम। क्या होता है, ओम, ध्यान रखना ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आपने अगर पढ़ा है ध्यान से, तो अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता क्या होता है, वो ऐसे हम डिनोट करते हैं प्रतिरोधकता को, ठीक है। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। पायरेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के लिए विखंडन कहाँ होता है। तो सिंपल सी बात है कि पायरेट का जो है कहाँ टूटता है, पायरेट जो है कहाँ टूटता है, तो पायरेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। शायद ये दूसरे बार आएगा, साइटोकाइनिन इसका आंसर रहेगा। कोई बात नहीं, कुछ कुछ डबल है इसमें, मैंने कोशिश की है कि डबल ना आए, पर इतने सारे क्वेश्चन बनाते बारी हो सकता है एक आधा क्वेश्चन डबल हो गया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप रिपीट ना करें, लिखे ना उसमें, इसमें भले ही रिपीट हो रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ए ह्यूमन बींग्स। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ओवेरी, यूट्रस, शुक्रवाहिका, फ्लैपिंग ट्यूब्स। तो उसमें कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किस में होती है बेटा, वेस्ट डिफेंस का होता है, ये होती है मेल में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें से ये नहीं है, हिस्सा नहीं है। सी इज राइट आंसर, सॉरी, सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए होमोलोगस ऑर्गेन्सिस, समजात अंगों का एक उदाहरण है। शायद आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में आया है, बट ये पेपर में मतलब आपके इस सिलेबस में शायद नहीं होना। होमोलोगस सीरीज कट गई है, पर फिर भी पढ़ लो, ये सारी चीज़ें जो है होमोलोगस सीरीज होता है, पोटैटो एंड होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है। तो इनमें से सारे ये होमोलोगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। तो रेंसिडिटी से मतलब विकृगंधिता से बचा रोकने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो एक ही बात है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, चिप्स थैलियों में जो गैस डाली जाती है वो नाइट्रोजन डाली जाती है। तो वही है कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है, फूड आइटम में कौन सी गैस डाली जाती है, फिर से इसको घुमा के डालेंगे, दैट इज क्लोरीन, सॉरी नाइट्रोजन। क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट डाइक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन पाउडर। क्या होगा जब लोहे में पूर्ण चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। यानी
हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, उसमें हमने अगर आयरन पाउडर मिला दिया तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म। तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी पहली बात, और दूसरे उसमें हमारे पास क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये भी दोबारा आ गया, ये भी दोबारा आगे रिपीट हो गया, तो ब्रोमीन इज राइट आंसर। द मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन, देखो आपके पास तीन चीज़ें होती है, क्या होती है, तीन चीज़ें होती है। एक होता है एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। जहाँ एल्केन है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा, जहाँ ईन आ रहा है वहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, और जहाँ पे आइन आ रहा है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। देखो यहाँ पे ईन आ रहा है और इथ है, मैंने बोला था कि एक एक अगर कार्बन है, क्या क्या है, यदि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मिथ, दो कार्बन के लिए क्या होगा, इथ। तो इथ दे रखा, तो इथ ईन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और हाइड्रोजन की मात्रा और परे कितनी हो जाएगी, दो, यानी हर एक कार्बन के साथ C2H2, हर एक कार्बन के पास कितने हो जाएगा, C2H4। कार्बन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन कितने, कार्बन है दो और हाइड्रोजन कितने, चार, हाइड्रोजन कितने हो जाएगा आपके पास, चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन, और इनके बीच डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो आपके आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, तो दर्पण कौन सा है, तो या तो ओनली प्लेन होगा, या ओनली कनकेव होगा, या ओनली कन्वेक्स होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो जो सीधा प्रतिबिंब बनता है आपके पास, या तो प्लेन मिरर में बनता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास हमेशा समतल या उत्तल दर्पण में जो आपके पास सीधा प्रतिबिंब बनता है, आप चाहे मिरर से कितने ही भी दूर खड़े क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ स्काई, कलर स्काई इज ब्लू ड्यू टू, ठीक है। अब जो आपके पास साफ आकाश है वो कैसा दिखाई देता है बेटा, नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है नीला, ब्लू रंग का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो नीले रंग का होने का जो कारण है, इसको किसने जो है डिडक्ट किया था, प्रूव किया था, उनका नाम था सीवी रमन, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, सीवी रमन ने क्या था, इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट भी बोलते हैं हम इसको, रमन इफेक्ट, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है बेटा, स्कैटरिंग के कारण ये होता है, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आकाश का जो नीला रंग है बेटा वो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड, किसी भी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता, अच्छा डिपेंड तो नहीं बोला इसमें, इसमें बोला कि द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज विद इंक्रीज इट्स लेंथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैंने जैसे ऊपर अभी पहले ही बोला आपको कि अगर आपके पास प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी आती है, तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो करेगी मटेरियल के ऊपर, कि कैसा मटेरियल है, किसके किससे बना हुआ है। तो यानी इसका आंसर क्या होने वाला आपके पास, डी, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ना तो लंबाई पे डिपेंड करेगा, ना ही वो क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये भी दोबारा आ गया, ये भी दोबारा आ गया, ठीक है, ये दोबारा आ गया, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इज द, जाइलम इज द प्लांट, जाइलम आपने पढ़े, जाइलम इन ए प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है। तो दो प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बारे में आपने 9th पढ़ा है, जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू बोलते हैं इसको, तो एक होता है जाइलम
और एक होता है फ्लोयम। फ्लोयम तो ज से जल, ज से ज की आवाज़ आ रही है ना, तो जल। और फ से फूड, फूड मतलब भोजन। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आप ट्रिक करके याद रख सकते हैं। ज से जल यानी जाइलम किसका संवहन करता है? वाटर का, जल का करता है। और फ्लोयम, फ्लोयम से बनता है फूड, फूड माने भोजन। तो जो फ्लोयम है वो किसका करेगा? भोजन का। तो यहाँ किसका पूछा बेटा? यहाँ पूछा है कि जो जाइलम हो किसका, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसका वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल का करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करेगा यानी पानी का परिवहन करेगा। और ट्रांसफर ऑफ फूड को कौन करता है? जैसे मैंने बोला अभी फ्लोयम, वो कौन करेगा? फ्लोयम, फ्लोयम, यम यहाँ। ठीक है, तो ये विषय ध्यान आपने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सबके लिए चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वॉलेंट्री है, चाहे ऐच्छिक क्रिया है, चाहे अनैच्छिक क्रिया, वॉलेंट्री हो चाहे नॉन वॉलेंट्री भी एक्शन हो, जो भी एक्शन है वो सारे एक्शन जो है किससे होते हैं? हमारे ब्रेन से ही होते हैं। तो थिंकिंग भी होती है, रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट भी होता है, बैलेंसिंग द बॉडी भी होता है, बॉडी का बैलेंस बनाती है, यानी सारी चीज़ें ब्रेन से हो रही होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट। एंथर कंटेन, एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ये भी दोबारा आ गया, ये छोटे क्वेश्चन जो है दिखे ही नहीं, दोबारा आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, निम्नलिखित। सही आंसर आप कौन सा जो आपका है सही आंसर आ रहा है, तो इसका कौन सा सही आंसर है? ठीक है, तो आपका अगर आपने सही लगाया है सी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट ऑन साइज ऑफ पपिल व्हेन ए पर्सन विल गो ब्राइट लाइट टू ए डार्क लाइट, ब्राइट लाइट टू ए डार्क रूम। अगर वो ब्राइट लाइट से डार्क रूम में आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो पुतली है उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, हमेशा पुतली का साइज़ छोटा होता है, लाइट में छोटा होता है, ब्राइट लाइट में। अगर लाइट है तो छोटा हो जाएगा, किसमें? ब्राइट लाइट में। और डार्क लाइट में कैसे हो जाएगा? बड़ा। तो बड़ा कब हो जाएगा? डार्क में, ठीक है, क्योंकि इसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो डार्क अगर बड़ा होगा तो लाइट ज़्यादा एंटर होगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? साइज़ विल बी इंक्रीज। अगर वो ब्राइट लाइट से डार्क में आ रहा है तो साइज़ उसकी पपिल का बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। अगर वो डार्क से लाइट में जा रहा है तो साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ही ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल्स डिपेंड अपॉन, तो ये फिर से आ गया, ये भी क्वेश्चन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। अब इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पावर? तो जो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो दैट इज़
हमारे पास क्या हो जाती है वो, दैट इज़ आई स्क्वायर आर हो जाती है, आई स्क्वायर आर हो जाती है। और पी अगर हम इसमें करंट की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास आई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पी जो हमारे पास वो, सॉरी, हमारे पास जो है यहाँ पे जो अगर हम करंट की वैल्यू इसमें डालते हैं तो करंट की वैल्यू डालने से हमारे पास क्या मिल जाता है, वी स्क्वायर आर मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास मिलेगा, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें डालते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी आई मिल जाएगा। तो क्या जो है ऐसी चीज़ जो नहीं मिलेगी हमें, वो हमें नहीं मिलेगी आई आर स्क्वायर, हमें क्या नहीं मिलेगा, आई आर स्क्वायर। तो आंसर इज बी, राइट आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट, ये भी रिपीट हो गया, रिपीट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स किससे फैलता है, डेडली डिजीज है कॉज्ड बाय, किससे फैल रहा है एड्स, तो एड्स फैलता है बेटा वायरस से। एड्स की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और वायरस कौन सा होता है बेटा, वायरस होता है HIV। कभी पूछे कि कौन से वायरस से फैलता है एड्स, तो HIV वायरस से फैलता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा और मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार भी पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन के ज़्यादातर 3 अपरूप है, एक डायमंड हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये आपने पढ़ रखे है, ठीक है, किताब में। तो आंसर इज आपका इसमें है डायमंड, डायमंड इसमें दे रखा आपका, तो डायमंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें से आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन पता होनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही होती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है। क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही होती है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है एक साथ। अब आपने देखना है कि इसमें कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। तो अगर आप पहली इक्वेशन देखें तो इसमें स्पष्टता दिख रही है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बन रहा है इस रिएक्शन में। तो यहाँ से यहाँ आपके पास बन रहा है और यहाँ से यहाँ भी आपके पास बन रहा है। सो कॉपर से जिंक से, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ से आपके पास, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी जगह आपके पास रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नहीं सॉरी, ये उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया है, ये नीचे ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे नीचे रिडक्शन, नीचे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऊपर रिडक्शन हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, ये भी आपने पढ़ रखा भी, दैट इज एंटासिड। जो गैस्ट्रिक वगैरह होती है उसके लिए कौन सी दवाई यूज़ की जाती है, दैट इज एंटासिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। जिंक जस्ते की यूज़ कर सकते हैं आप, क्लियर। इस वजह से ऑल ऑफ दीज है, यहाँ पे आपके पास क्या बोला, सुटेबल आयरन फ्राइंग पैन है, आयरन का फ्राइंग पैन है तो आपको इसको जलाना है, मतलब किसी के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ग्रीस का यूज़ कर नहीं सकते, पेंट का यूज़ कर नहीं सकते, तो अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। शायद मैंने ऊपर भी ही गलत बताया था, शायद आपको ध्यान रखना है। मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस, ऊपर जब ये क्वेश्चन था तो वहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, तो वहाँ ऑल ऑफ दिस बताए थे मैंने। पर हाँ, ऑल ऑफ दिस कब आएगा, जब हम आयरन को उससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस आ सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस तभी आएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा गया तो आपने देख लेना, ऊपर भी आपने सही कर लेना है क्वेश्चन, कि जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि कोई आपके पास फ्राइंग पैन है, ठीक है, तो और फ्राइंग पैन को आपने क्या करना है, किससे बचाना है, आपने इस किससे बचाना है इसको, ठीक है, रस्टिंग से बचाना है फ्राइंग पैन को। तो आपके लिए इस ऑप्शन में से, वैसे अगर रस्टिंग, खाली रस्टिंग पूछते कि रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के मटेरियल को क्या करना चाहिए, तो पेंट भी कर सकते हैं, अप्लाइंग ग्रीस भी कर सकते हैं, और जिंक की कोटिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आयरन का फ्राइंग पैन है, क्या है बेटा, आयरन का फ्राइंग पैन है, तो फ्राइंग पैन को तो हम गैस चूल्हे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसमें ग्रीस अप्लाई करेंगे तो जल जाएगा, पेंट भी जल जाएगा,
ठीक है। तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, जंग से तो बचा सकता है बट अगर हमें इसे हीटिंग के लिए यूज़ नहीं करना है तो इसके लिए जो सबसे सूटेबल रहेगा वो रहेगा अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जस्ट की परत चढ़ानी पड़ेगी इसको। और कैसे चढ़ाई जाती है वो गैल्वेनाइजेशन से चढ़ाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्रोपेन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8। अब आपने प्रोपेन है तो प्रोपेन में कितने होते हैं 3, तो इसमें आपने बताना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं 1 2 3। अरे परे क्या लगेगा, कार्बन लगेगा, इसमें प्रोपेन है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है। अब इसमें आपने गिनने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें आपके पास प्रोपेन में कितने बने 10, आपके पास कितने बने 10, आपके पास 10 कोवलेंट बॉन्ड बने। तो इसमें ऑप्शन में सही नहीं है तो यहाँ पे डी ऑप्शंस लिख लो, यहाँ 8 लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप ये रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आपने 10 लिखने हैं, 10 कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 10 कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास है वो क्या है, व्हाट पिगमेंट्स गिव प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर जो होता है वो किसके कारण होता है पौधों में, क्लोरोफिल, जेनोथोफिल्स, कैरेटीन्स या हीमोग्लोबिन्स। तो आप सबको पता है कि जो पत्तियों का रंग है वो किसके कारण जो है हरा होता है, तो क्लोरोफिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ह्यूमन व्हाट डज द ह्यूमन ब्रेन सेरेब्रम कंट्रोल। जो मानव मस्तिष्क का सेरेब्रम है वो किसको नियंत्रित करता है, किसको कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को, डाइजेशन को, वॉलेंट्री एक्शन को या हार्ट बीट को। तो आपको ये जो इसका आंसर बनने वाला वो क्या है आपका सी, वॉलेंट्री एक्शन को जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जो होती है, जैसे आप करते हो तो उसमें आपका क्लोटिंग हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो किस विटामिन्स की कारण बनता है, कौन सी विटामिन नेसेसरी है, कौन सी विटामिन इसके लिए ज़रूरी है, तो विटामिन डी, सॉरी विटामिन के, विटामिन के इज़ राइट आंसर। ठीक है, विटामिन के इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आंसर इज जीन, जीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन ईस्ट। ये ऊपर भी क्वेश्चन था, बस इसको यहाँ पे घुमा के डाला है, तो बर्डिंग इज आंसर। ठीक है, मुकुलन। ठीक है, बाइंडरी फ्यूजन आपको पता है कि कौन करता है, आपका अमीबा, अमीबा करता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम वगैरह करता है, फ्रेगमेंटेशन से आपका फंजाई वगैरह करता है, तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, किसी भी लेंस, नेत्र लेंस के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी आपने देखना है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं आना ऑप्शन में, देखो 25 मीटर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, 2.5 मीटर दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये किसका पूछा है, नियर का पूछा है, नज़दीक का पूछा है। पर अगर आपको गलती से किसका पूछ लिया, फार पॉइंट पूछ लिया, दूर दृष्टि का पूछ लिया, दूर का पूछ लिया, तो दूर का क्या होता है बेटा, ठीक है, तो होती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, क्या होती है, इन्फिनिटी होता है इसका। आगे बात समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू ए बर्डिंग इन, ये भी फिर से रिपीट हो गया, इसका ईस्ट आ जाएगा। बर्डिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है, आपका ईस्ट। द रेशो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इन गिवन बाय। तो ये नियम किसने दिया कि अपतत कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अनुपात स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, यानी साइन आई बटे साइन आर जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया, फ्राइडेज द्वारा दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए थे। नेक्स्ट, स्नेल्स, न्यूटन्स या मर्फी। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, आप सभी को पता है, दैट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी
से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्नेल्स लॉ था इसका राइट आंसर। अब देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को है, ठीक है, हीट किया हमने और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट के आ गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ए ब्लीचिंग पाउडर। ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था क्वेश्चन कि अगर हम क्लोरीन को किसके साथ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड मिलेगा, डाई क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्लैक्ट लाइम से। नॉन मेटल विच इज़ फॉर्म्ड लिक्विड स्टेट नॉर्मल कंडीशन, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, वाइल कुकिंग्स, ये भी दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड वाइट वॉशिंग एंड ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द अब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिटी एक्स, एक पदार्थ एक्स है का प्रयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो एक्स बताना कि क्या चीज़ है वो, ठीक है, आपने बताने को क्या चीज़ है, कैल्शियम मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और पावर जो है आपके पास वो कितनी दे रखी है, 1/f होती है पावर आपकी, ठीक है, और यह जाएगा 1/20, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है आपके पास वो सेंटीमीटर में दी है तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ मैं इसको, तो f इजिकल टू कितना रखा है 20, अब इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और पावर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ 1/f, तो ये आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे, डिवाइड करेगी तो 5 से चला जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो है वो पावर कितनी आ जाएगी, 5 डायोप्टर, बिकॉज इसकी जो फोकल लेंथ है वो प्लस में होती है, ठीक है, इसलिए डायोप्टर 5 डायोप्टर जो है कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द वायर रेजिस्टेंस 10 ओम कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 10 ओम है और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बदलेगा, रेजिस्टेंस कितना है इसका 10 ओम है और इसको 5 इक्वल भागों में बांट दिया, ठीक है, तो एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो 1 पार्ट का जो डिवाइड किया इसको कितने भागों में किया, 5 भागों में किया, फिर इसका 1 का रेजिस्टेंस बताना, तो 5/10 कर दो, 2 आ जाएगा, तो 2 ओम। तो एक पार्ट का जो आपका प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप आपने बताना कि अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH है या OH है या CH है, NH2 है। तो OH इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन गलत है, तो OH इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मिटा देना आपने और सही आंसर लिख देना आपने BOH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। यही क्वेश्चन आपको पेपर में 2 या 3 नंबर का भी आता है और आपको उन आइसोमर्स को, पेंटेन के आइसोमर्स को बनाना होता है और उनके नाम लिखने होते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना है, 3 मार्क्स का आपको ये आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंटेड ए कार्बन कंपाउंड। तो इसमें इमेज जो है मैंने अटैच नहीं की है, नहीं हो रही थी वो अटैच, तो मैं आपको यहाँ बना के देता हूँ। जैसे आपके पास इस प्रकार से कार्बन, कार्बन के बगल में आपके ऐसे R था और फिर OH होगा, ठीक है, जैसे R एंड OH, ठीक है। तो आपके पास ऐसी इमेज थी और इसमें आपने बताना था कि इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है OH वो किसका है, तो ये किसका है,
आपके पास OH ग्रुप वो है अल्कोहल का, तो ध्यान रखना है आपका ये अल्कोहल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कंज्यूमर आर, तो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या हो गया आपके, हार्बिवोरस इज द प्राइमरी कंज्यूमर। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो किस कारण हो रहा है, ठीक है, CFC के कारण हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण होता है, SO2 के कारण होता है, या CO2 के कारण हो रहा है। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो, ठीक है, फ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन पाउडर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड जो इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या है। मतलब इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान समझना है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सारी चीज़ होती है, तो उसकी जो एनर्जी, जिसको पावर जो मिल रही है, पावर कहाँ से मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सारी चीज़ें कहाँ, जो सबसे बड़ा स्रोत है पावर का वो कौन सा है, एनर्जी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, सोलर एनर्जी, सूर्य है। तो सोलर एनर्जी जो है इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल में कॉज, ओजोन होल जो है, ओजोन होल से कौन सी, देखो आपको पता है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट UV रेज निकलती है, तो अगर ओजोन में होल हो गया, और ओजोन क्या है, एकमात्र ऐसी लेयर है हमारे उसकी क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर की, जो क्या करती है, हमें UV रे से बचाती है, ठीक है। तो अगर ओजोन में होल हो जाता है तो उससे जो UV रे है वो नीचे आ जाएगी अर्थ क्रस्ट पे, और हमारे सारे पेड़ पौधों को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो इसने पूछा कि ओजोन छिद्र से अगर अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाती है तो मुख्यतः उसके कारण हमारे को क्या बीमारियां हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा वो रहेगा स्किन कैंसर, हमारा स्किन कैंसर, ठीक है। यानी UV रे से जो है हमारे को स्किन कैंसर हो सकता है, ह्यूमंस को, जानवरों को भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर, ये भी दोबारा पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, आप मिरर से कितने ही भी दूर है तो आपका हमेशा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो किससे मिलेगा, या तो प्लेन मिरर होगा या फिर वो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होगा। व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की शक्ति होती है, ठीक है, समतल दर्पण की जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की जो है वो पावर कितनी होती है, प्लेन मिरर की जो पावर होती है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। और अगर कभी आपके पास फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी पूछी जाए, फोकल लेंथ पूछी जाए किसकी, प्लेन मिरर की, तो इन्फिनिटी होती है, ध्यान रखना है इन्फिनिटी। और जो पावर होती है वो 0 होती है, और जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है आपके पास, इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द क्लीनर ऑफ नेचर्स,
तो क्लीनर जो क्लीन कौन करता है एनवायरनमेंट को, तो डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर जो सड़े हुए चीज़ों को मिट्टी बना देता है, सड़े गले हुए चीज़ों को मिट्टी बना देता है, उसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। तो यही हमारे एनवायरमेंटल क्लीनर होते हैं, नेचर को क्लीन करता है। ये भी दोबारा पूछेगा कि जाइलम क्या काम करता है, तो जाइलम, यहाँ जाइलम की जगह आप क्या लिख लो, फ्लोएम लिख लो, फ्लोएम लिख लो, ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक बन जाएगा, ठीक है, फ्लोएम लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू ए राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक्स इन अ कलर। अगर आप चावल के पानी में क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, तो उसका जो कलर है ना वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किसका इंडिकेशन दिखा रहा है, किसका इंडिकेशन दिखाता हो, तो अगर आपने प्रैक्टिकल किए तो आपको पता होना चाहिए वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होगा तो इसका प्रेजेंस शो कर रहा हो, यानी चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, ठीक है, इसने बोला कि मानव आँख का फोकस दूरी में परिवर्तन निम्न कारणों से होता है। जो फोकल लेंथ है हमारी बढ़ती है घटती रहती है वो किसके कारण होती है, क्लेरी मसल्स के कारण, पपिल्स के कारण, कॉर्निया के कारण या आइरिस के कारण। तो हमारे लेंस जो है, लेंस ही हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और जो लेंस है वो किस से बंधा होता है, क्लेरी मसल से होता है या सिलेरी मसल से होता है, सिलेरी मसल पड़ती है उसको। तो वो सिलेरी मसल जो होती है, ठीक है, वही हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो आंसर आ जाएगा सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा, होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर ध्यान रखना, अगर पीएच वैल्यू 6.5 से बिलो रह जाती है तो एसिड रेन हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिड रेन, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच विटामिन इज नॉन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है, तो आंसर है सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी। मानव शिशु का लिंग किस से निर्धारित होता है, कि लिंग जो निर्धारित है इसका मतलब क्या है कि भी लड़का होगा या लड़की होगी, गर्ल्स चाइल्ड होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉय है, जैसे मेल है और ये फीमेल है, फीमेल के पास जो मेल के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XY, और फीमेल के पास जो होते हैं वो होते हैं XX। अगर यहाँ से गर्ल्स का एक्स, बॉयज़ मेल जो है X क्रोमोसोम्स देता है और फीमेल का तो X आना, तो XX हो जाएगा, तो ये गर्ल्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, गर्ल। और अगर यहाँ से Y आ गया और यहाँ से X आ गया तो ये होगा बॉय। तो डिटर्मिनेंट किसके ऊपर कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की, तो हो जाएगा किसके ऊपर, आपके फादर के क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो जो पुरानी रूढ़िवादी धारणा है ना कि लड़कियां जिम्मेवार है, कि वो लड़की दे रही है, लड़का नहीं दे पा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, यानी लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लड़के के क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लड़की के क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। यानी लड़का है, लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो लड़का होता है, ठीक है, ना कि लड़की होती है। नेक्स्ट, a solenoid is a coil of a wire. When current is flowing through the solenoid, what it produce? एक सोलेनॉइड क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये है और इसमें आपने तार लपेट दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे सोलेनॉइड, ठीक है। और सोलेनॉइड में हमने क्या कर दिया, करंट पास कर दिया। अगर जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे तो इसमें क्या चीज़ जो है वो पैदा हो जाएगी, तो अब सी बात है, एक सोलेनॉइड है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा हो जाएगी। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये किसने दे रखा है, मैंने ही दे रखा होगा, ठीक है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाएगी किसी भी सोलेनॉइड में। यदि हम करंट पास करेंगे, किसी भी सोलेनॉइड में यदि हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो उसमें जो पैदा होगा वो क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते ध्यान से, कहीं कुछ और तो नहीं पूछा गया। क्या एक सोलेनॉइड है कुंडली, जो सोलेनॉइड धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या उत्पन्न करता है, हाँ ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है पैदा करेगा, ठीक है।
ये ऑप्शन जो है आपने काट देना। आपको जब PDF डालूंगा मैं तो उसमें आंसर आपको सही मिल जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? बहुत आसान है। वैक्यूम में स्पीड की लाइट की स्पीड जो कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड पूछी जाए किस में? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ साउंड जो है पूछी जाए किस में? वैक्यूम में, यानी निर्वात में। तो निर्वात में स्पीड ऑफ साउंड जो है यानी चाल किसकी? ध्वनि की चाल। चाल जो पूछी जाएगी किसकी? ध्वनि की। वो कितनी होती है? 0 होती है। विषय ध्यान आपने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन है, Na2CO3.10H2 किसका फॉर्मूला है? तो ये है वॉशिंग सोडे का। किसका है? वॉशिंग सोडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस मैराथन का, नेटल स्टिंग्स, नेटल जो होता है, ठीक है, उसके स्टिंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल स्टिंग। तो आंसर क्या होगा इसका? फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड का ये बोल सकते हैं, फॉर्मिक जो एसिड है उसका IUPAC नाम बताना है। ठीक है। और IUPAC की मुझे फुल फॉर्म भी आपने बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस थे पूरे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और ध्यान रखिए, पहली वीडियो है और इसे थोड़ा मैंने जल्दबाजी में बनाया था 100 क्वेश्चन आपके लिए, पर इसमें 100 क्वेश्चन नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए। मैंने ट्राई किया था अपने आप से कि रिपीट ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे और जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अगली जो वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए, तो ये आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो जो होगी वो पूरी केमिस्ट्री की होगी। पूरी केमिस्ट्री की होगी। केमिस्ट्री मतलब 1 से लेकर जो आपके 4 लेसन है, 1 से लेकर जो है 4 लेसन तक जो है आपकी जो है पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं एक केमिस्ट्री की, जिसमें मैं बड़े क्वेश्चन 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए कोशिश करूंगा कि मैं पहले उसमें 2 नंबर के और MCQ क्वेश्चंस ले आऊँगा। कोशिश करूंगा कि उसको मैं सिंपल वे में, और ये भी बताऊंगा आपने पेपर में लिखना कैसा है उसको। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो सभी तक शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे हैं जिनके पास नहीं है टीचर्स, तो उन तक आप भी देखिए, और उन सभी तक, उन बच्चों तक, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए। और बहुत जल्दी मैं मैथ की भी आपको एक MCQ सेशन ले आऊँगा बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग गुरु मंत्र चैनल। थैंक यू सो मच।